हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन के जीएस फॉर ऑल एग्जाम सीरीज़ के वीडियो नंबर 14 में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस सीरीज़ के 13 पार्ट्स अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से चेकआउट करके आप उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन है आपके किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर जीएस पूछी जाती है, उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का आपका पहला प्रश्न है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। जो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। जस्ता अर्थात जिंक से लेपित किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो आपका स्थित है वह स्थित है आपके त्रिवेंद्रम में। और त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और वहीं पे आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। और लगे हाथ आप बता दीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है। और यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? के सिवान इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है, जो कि 6 जुलाई 1997 को मंगल ग्रह पे उतरा था। कब उतरा था? 6 जुलाई 1997 को। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप आपका हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा होता है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका भी आंसर आपका हीरा ही होगा कि सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही है। पत्थर से भी कठोर होता है हीरा। और शुद्ध कार्बन का भी अपर रूप है हीरा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कल भी मैंने बताया था सोडियम अर्थात Na का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। 7 नंबर प्रश्न है अमलगम में क्या रहता है। तो अमलगम में आपका Hg रहता है। अमलगम में क्या रहता है? आपका Hg रहता है। और अमलगम से याद आया कि अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे HNO3 प्लस HCl लिखा जाता है। HNO3 प्लस HCl लिखा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। इसी को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। और अमलगम में क्या रहता है? Hg रहता है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा होता है। तो अधिकतम तन्यता वाला धातु है आपका सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु क्या है? सोना आपका अधिकतम तन्यता वाला धातु है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा आसानी से खींचे जाने वाला तार है तांबा का। तो तांबा का तार बहुत ही आसानी से खींचा जा सकता है। तांबा के तार जनरली आप लोग देखते भी होंगे घर वर में बनते हुए, मतलब बनते हुए नहीं, यूज होते हुए। बनते तो फैक्ट्री में है जनरली। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। तो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है आपका सोना। लेकिन सोना का तो तार खींचेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न कि जल में से सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा होता है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस आपका नाइट्रोजन होता है, जो जल में आसानी से नहीं घुलता है। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि CaCO3 में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। CaCO3, तो अब सबसे पहले जानते हैं CaCO3 होता क्या है। तो CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे से संगमरमर बनता है। इसे ही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, और इसे ही क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और CaCO3 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो कार्बन का 12% रहता है CaCO3 में। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। मतलब हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता
कौन सा है? तो हाइड्रोजन में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता आपका फ्लोरीन Fl है। आपका फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन है, जिसका रासायनिक सूत्र Fl होता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। 14 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो SO2 नामक गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है, और इसी कारण ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन पीला होते जा रहा है। आप गूगल पे सर्च करना, ताजमहल की पहले की फ़ोटो जब बना था और अब की फ़ोटो, बहुत पीलापन आपको नजर आएगा। दोनों कंपैरिजन करना। 15 नंबर प्रश्न है कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है आपका मीथेन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रयोग में लाई जाती है। सोडा वाटर का तो नाम आप सुने ही होंगे, बहुत सारे बियर बार में भी यूज होता है सोडा वाटर, और फिल्मों में भी सुने होंगे सोडा वाटर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था यह न्यूलैंड नामक एक साइंटिस्ट है। न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। और प्रेजेंट टाइम में जो हम तत्वों की सारणी पढ़ते हैं वो किसकी सारणी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी। 18 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा होता है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। और 19 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान अर्थात एक एटॉमिक यूनिट में व्यक्त किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक यूनिट में व्यक्त किया जाता है। और एक एटॉमिक यूनिट यानी 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU बराबर होता है 1.662 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अगर केजी में करना है तो इसमें 3 और प्लस कर देंगे, यानी कि 1.662 × 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, जो कि हमारे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उस तत्व के सबसे सभी गुण विद्यमान रहते हैं उस छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संडे को आपको पता है कि मेरी सारी क्लासेस ऑफ रहती है, तो कल हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो अब तब तक रिवीजन करिए अच्छे से, जितने भी मैंने एक वीक में आपको पढ़ाया उन सब सारी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, डेली बेसिस पे लिख लिख के याद किया करिए। जिस तरह से मैं 20-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, उसी तरह आप रोज़ 20-20 क्वेश्चन याद करिए। उसके साथ जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, स्टैटिक जी के फैक्ट बताता हूँ, उन सब चीज़ों को भी आप रोज़ रोज़ अगर रिवाइज करते चलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए तैयार हो जाएगी। जैसे आप समझिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने सैटरडे से लेकर अभी तक आपको कुल 6 दिन में आपको टोटल क्लास 6 क्लास करवाए, यानी कि मैंने आपको टोटल 120 प्रश्न करवाए। कहने के लिए मैंने 120 प्रश्न करवाए, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न स्टैटिक फैक्ट बताकर मैंने करवाए। मैंने जैसे आज आपका 20 प्रश्न हुआ तो 20 प्रश्न का आज पढ़ लो, यहाँ से जाने के बाद लिख के याद कर जाओ, फिर उसके बाद कल 20 प्रश्न पढ़ो, और उस 20 प्रश्न को पढ़ने के बाद आप फिर कल वाले जो आज पढ़ा है उस 20 प्रश्न को रिवाइज करो। ये रिवीजन का तरीका होता है, मतलब रोज़ का रोज़ रिवीजन। जैसे कि आज पढ़े तो कल वाले का रिवीजन आज कर लेंगे, फिर आज पढ़ेंगे। जैसे आज अभी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद कल वाले का रिवीजन करना, फिर इसको लिखने बैठना, याद करना, फिर तीसरा दिन भी वही काम करना, और वीक के एंड में सारों को रिवाइज कर लेना, कहानी खत्म, फिर नया वीक से नया सेशन स्टार्ट करना। ये सब हुआ पढ़ने का सही तरीका। इसी सही तरीके से स्टडी करनी चाहिए, और वीक के एंड में बचे हुए सारे को रिवीजन कर लेना है। और क्या, आसानी से सारे कुछ मायने में रहेंगे। और मेरी वीडियो तो छोटी छोटी 10 मिनट 15 मिनट की होती है, इसी कारण छोटी बनाता हूँ कि बच्चे आराम से कहीं भी देख सके तुरंत। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने मंडे को एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।